बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये पॉपीज इन अक्टूबर है जो कि सिल्विया प्लाथ ने लिखी है। सिल्विया प्लाथ की जितनी भी मैक्सिमम पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि जैसे एक नेगेटिव या फुल ऑफ डिप्रेशन एंड डिस्ट्रेस, इस तरह की उसने पोइट्री लिखी हुई है जिसके अंदर थीम ऑफ डेथ और इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन पॉपीज इन अक्टूबर उसने नेचर के ऊपर लिखी। उसने एक्चुअली पॉपीज इन अक्टूबर में उसने फेमिनिज्म को कंपेयर किया, फेमिनिटी को, औरत की फेमिनिटी को, औरत को जो है वो कंपेयर करती है पॉपीज इन अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में जो है ये जो पॉपीज हैं, आपको पता है कि ये रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अक्सर खेतों में लगे होते हैं और इससे जो है वो भंग भी बनती है। अगर किसी को पता हो कि वो जो पॉपीज के जो फ्लावर्स होते हैं, इसको आई थिंक उर्दू में शायद गुले लाला या पता नहीं क्या कहते हैं इसको उर्दू में, लेकिन ये कि ये बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं और कुछ कॉम्पले होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, कॉम्पले तो नहीं कहूँगी मैं, पत्तियां होती हैं जिनकी स्कर्ट्स लाइक लुक होती है पॉपीज की। अब इस पूरी की पूरी पोएम के अंदर आपको थीम ऑफ नेचर, थीम ऑफ ब्यूटी, थीम ऑफ मेल डोमिनेशन, और वो कंपेयर करेगी इसके अंदर पॉपीज की ब्यूटी को विद मोस्ट फ्रीक्वेंट कलर जो कि रेड है, ठीक है। और फिर पॉपीज को जो है वो ना सिर्फ उसको खुशी के तौर पे भी इस्तेमाल करेगी यहाँ पे, और जो है उसके अंदर अगेन जैसे हमने कल उसकी थीम ऑफ डेथ में पढ़ा था कि वो रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है अपनी पोइट्री के अंदर। तो आप देखिएगा अभी वो दोबारा से रेड कलर जो है इसके अंदर भी यूज़ करेगी, और पॉपीज भी रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वो टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमें क्या बताएगी कि ये जो पोएम है एक्चुअली ये वो पीरियड था जब उसने वायलेंस के बारे में लिखना शुरू किया था। और इस पोएम में, ये पोएम बेसिकली क्या है, एनचेंटिंग ए ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ पॉपीज फ्लावर है, जिसके अंदर सन जो है वो अपनी ब्राइटनेस के साथ जो है उसके रेड कलर के ऊपर जो है जब अपनी लाइट फेंकता है, तो स्पेक्टेटर्स जो जब उन पॉपीज फ्लावर्स को देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट और फिर मैं आप लोगों को इसकी फर्दर मीनिंग्स बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पॉपीज इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के महीने में पॉपीज के फूल। इवन द सन क्लाउड्स दिस मॉर्निंग कैन नॉट मैनेज सच स्कर्ट्स। वो कहता है कि सन क्लाउड्स जो है उस मॉर्निंग में जो है वो मैनेज नहीं कर सकते इन सच स्कर्ट्स को। सच स्कर्ट्स बेसिकली वो पॉपीज के जो फ्लावर्स हैं उनकी स्कर्ट्स की बात कर रही है, उसकी पेटल्स की बात कर रही है कि ये जो सन क्लाउड्स हैं, ये जो सूरज के जो क्लाउड्स हैं, ये सन की ब्राइटनेस है। यहाँ पे सन क्लाउड्स बेसिकली द ब्राइटनेस ऑफ द सन है या सनी क्लाउड्स हैं जो कि मैच नहीं कर पा रहे सच स्कर्ट्स को। स्कर्ट्स जो है बेसिकली फेमिनिटी को शो कर रहे हैं, फीमेल को शो कर रहे हैं, फीमेल ब्यूटी को भी शो कर रहे हैं, और सन क्लाउड्स बेसिकली यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को भी शो कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो सन क्लाउड्स की बात करती है, वो कहती है ये जो सन क्लाउड्स हैं, ये जो इस मॉर्निंग में ये जो पॉपीज के फ्लावर्स खिले हैं, ये सन क्लाउड्स उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। यानी कि औरत को आपको पता है कि ये हमेशा एक फेमिनिस्टिक पोइट थी, फेमिनिज्म पे बात करती थी, औरत के हकूक पे बात करती थी। तो वो कहती थी कि ये जो मर्द है, ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, दैट कैन नॉट मतलब ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे द ब्यूटी ऑफ द फीमेल, द फ्रीडम ऑफ द फीमेल, और इस वजह से वो इस तरह कह रही है। ऑन द अदर हैंड वो एक्चुअली ये भी बात कर रही है कि जब सनलाइट इस मॉर्निंग में जो है वो पड़ती है इन स्कर्ट्स के ऊपर, तो जो है जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी इसकी जो ब्राइटनेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नॉट द वीमेन इन द एम्बुलेंस। और फिर वो कहती है यहाँ तक कि इसकी जो ब्यूटी है, द मॉर्निंग इज सो ब्राइट दैट इवन द सनी क्लाउड्स कैन नॉट मैच देयर ब्यूटी टू द ब्यूटी ऑफ देयर आउटस्कर्ट्स। और फिर वो कहती है नॉट द वीमेन, ना सिर्फ वो वीमेन जो कि एम्बुलेंस में जा रही है टू
deliver some baby to some hospital to deliver her child, और जो whose red heart blooms through her coat so astoundingly, और जिसका जो हार्ट है वो इतना ज्यादा ब्लूम हुआ है थ्रू हर कोट सो एस्टाउंडिंगली, वो भी बहुत ज्यादा एस्टोनिश है इन रेड स्कर्ट्स को देख के, इन पॉपीज की जो फ्लावर्स हैं उनको देख के, उसकी खूबसूरती को देख के, जो कि खुद पेन में है, और वो हालांकि पेन में भी उसका रेड हार्ट ब्लूम करने जा रहा है क्योंकि उसको अब एक जाहिर बात है एक बेबी मिलना है, सो शी इज ऑल्सो हैप्पी इन हर पेन, बट थ्रू हर कोट बेसिकली उसकी पेन को कहा जा रहा है कि वो भी उसका रेड हार्ट ब्लूम कर रहा है उसके कोट में, उसकी पेन में, सो एस्टाउंडिंगली, लेकिन वो भी इतनी एस्टोनिशिंग है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, वो बहुत ज़्यादा जब वो देखती है उन पॉपीज फ्लावर्स की खूबसूरती को और उसके ऊपर पड़ी हुई सूरज की रोशनी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा एस्टाउंडिंग हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब जिसे कहना चाहिए एक मतलब उसको भी बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव उसको फील होते हैं, वो जो पॉपी फ्लावर है उसकी जो खूबसूरती है। फिर वो कहती है अ गिफ्ट, अ लव गिफ्ट अटरली अनमास्क्ड फॉर, ठीक है, वो कहती है ये तो एक गिफ्ट है, गिफ्ट वो उस बेबी को भी कह रही है जो कि उस औरत को मिलना है, अ लव गिफ्ट उसको उसी को कह रही है जो कि वो बेबी वो जो औरत को मिलना है आफ्टर डिलीवरी, लेकिन वो कहती है कि a gift, a love gift. That is the reaction of the women with child and herself with nature with the form of poppies. ठीक है, अब ये रिएक्शन है विमेन का जो कि उस बच्चे जिसने वो बच्चा पैदा करना है, और herself with nature in the form of poppies, लेकिन उसका अपना भी रिएक्शन है जो कि वो पॉपीज फ्लावर को देख के करती है कि ये तो गिफ्ट है, अ लव गिफ्ट है, नॉट ओनली क्या वो पॉपीज फ्लावर जो वो देख रही है, जो वीमेन है वो जो रेड कोट के अंदर है, सॉरी कोट के अंदर है, जो पेन में है, उसको वो पॉपीज के फ्लावर्स कैसे लगते हैं, वो गिफ्ट लगते हैं, आई लव गिफ्ट, ना सिर्फ वो पॉपीज फ्लावर उसको गिफ्ट लगते हैं बल्कि वो उसका होने वाला जो बच्चा है वो भी उसको गिफ्ट लगता है, अटरली अनमास्क्ड फॉर बाय अ स्काई पेलिली एंड फ्लेमिली, और वो कहता है कि अटरली अनमास्क्ड बाय स्काई, जो कि अनमास्क्ड हो चुका है, द स्काई हु मतलब एक ऐसा स्काई जो कि अटरली अनमास्क्ड हो रहा है, यानी कि अनमास्क्ड है, यानी कि वो उसके सामने सारी की सारी जो सच्चाई है वो खुल के सामने आ गई है, यानी कि वो बच्ची का पैदाइश भी, और दूसरी तरफ वो जो स्काई जो है उसकी जो ब्राइटनेस है, वो जो फूल है उसकी जो खूबसूरती है, वो सब उसके सामने अनमास्क होके रह गई है। शी इज इन एन एस्टोनिशिंग पोजीशन, शी इज इन एन एस्टाउंडिंग पोजीशन, और वो सब कुछ उसके सामने, वो जो खूबसूरती है, वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो लव गिफ्ट है, वो जो गिफ्ट है, गिफ्ट बेसिकली ब्लेसिंग्स एंड ब्यूटी ऑफ नेचर को भी कह रही है, ये सब उसके सामने अनमास्क हो गई है बाय अ स्काई पीलीली एंड फ्लेमली स्काई। अब यहाँ तक तो वो ब्यूटीज की बात करती है, यहाँ तक वो ब्लेसिंग्स की बात करती है, यहाँ तक वो खूबसूरती की बात करती है, और पोपी फ्लावर्स, और वो जो ब्लेसिंग एक औरत की दुनिया में होती है कि वो स्काई को देखती है, वो फूल को देखती है, वो खुश होती है, आसमान जो है वो बड़ा खूबसूरत है, और सच स्कर्ट्स यानी कि फीमेल जो है वो बड़ी एक फ्रीडम के तौर पे जो है अपनी लाइफ गुजार रही है। बेसिकली ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो लाइंस है ये औरत की फ्रीडम को शो कर रही है, उसकी ब्यूटी को शो कर रही है, उसकी लाइवलीनेस को, उसकी सोच को, कि उसकी सोच कहाँ तक है कि जब वो एक खूबसूरत फूल को भी देखती है तो वो खुश होती है, क्यों, क्योंकि वो आज़ाद है। लेकिन साथ उसने यहाँ पे सन क्लाउड्स की बात की है। अब ये जो सन क्लाउड्स हैं ये बाया मास पेलिली फैमिली फ्लेमिली, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी किस तरीके से उसकी इस खूबसूरती को, उसकी इस फ्रीडम को जो है एंट्रैप करते हैं और बंद कर देते हैं। तो बेसिकली दैट इज अ फीमेल, जो कि यहाँ पे एक फीमेल कॉन्सेप्ट, एक फेमिनिटी कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाया गया है, लेकिन अब वो कंपेयर करती है इन 5 लाइंस को नेक्स्ट 5 लाइंस के साथ कि क्या होता है अब आगे, लेट्स सी। फिर वो कहती है बाय अ स्काई, नाउ शी इज कंपेयरिंग फर्स्ट स्टैंजा विद द सेकंड स्टैंजा, और इनिशियल लाइंस विद द मतलब जो उसका जो क्लाइमेक्स एकदम से चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है, और सारी सिचुएशन अचानक से चेंज होती है। वो कहती है बाय अ स्काई फ्लेमली एंड फ्लेमली, नाउ शी इज कंपेयरिंग द स्काई दैट इज पेलिली एंड फ्लेमली,
जो कि शायद जो है वो उन खूबसूरत फूल, उस खूबसूरत फूल को, वो जो पॉपीज इन अक्टूबर हैं, अक्टूबर में क्या है वो, यानी कि एक बहार का समा है, दैट इज द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग फॉर द पॉपीज, जो कि अक्टूबर के अंदर उसको नजर आ रहे हैं। तो वो कहती है बाय स्काई पेलीली फ्लेमली। तो ये जो अब वो जो स्काई जो कि पेलीली भी है, फ्लेमली भी है, दैट इज अ स्ट्रेस ऑन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। कि वो कहती है कि वो स्काई जो कि अब पोल्यूशन, जो कि पेलिली है, जो कि एंगर, इन एंगर है, ठीक है, पेल है, एंगर है, फुल ऑफ पोल्यूशन है, एंड फ्लेमली है, यानी कि फुल ऑफ एंगर है, इग्नाइटिंग इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो जो स्काई है वो तो इग्नाइट कर रहा है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली द पोल्यूशन जो कि सन रेज के थ्रू, या सन की जो डेंजरस रेज हैं वो उसके थ्रू जो इग्नाइट हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो कह रही है। और वो जो स्काई है यहाँ पे वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को भी कह रहा है, वो कह रहा है। लेकिन ये जो कहती है कि ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जो कि फुल ऑफ पोल्यूशन है, जो कि इन पॉपीज इन अक्टूबर की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो इग्नाइट करती है अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि वो इंट्रैप करती है फीमेल्स को, कि वो इस तरह से उनकी फ्रीडम को इंट्रैप कर देती हैं। बाय द आईज डल टू हार्ट अंडर बाउलर्स, और उनको देख के इनकी आंखें जो हैं वो धुंधला गई हैं, डल टू हार्ट अंडर द बाउलर्स, यानी कि दे आर ऑल्सो द आईज हु आर वंडर स्ट्रक बाय देयर ब्यूटी। ठीक है, जो ये स्काई है या जो भी उसको देखता है अंडर द स्काई, उसकी उनकी सबकी जो आंखें हैं वो तो अंडरस्ट्रक रह गई हैं अंडर द देयर ब्यूटी ऑफ पॉपीज। और ओ माय गॉड व्हाट एम आई। ठीक है, अब वो कहती है कि ओ माय गॉड व्हाट आई एम। अब यहाँ पे पहली बात ये कि वो पॉपीज की ब्यूटी की बात करती है, सेकेंडली वो उस स्काई की बात करती है जो कि इग्नाइट कर रहा है पोल्यूशन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और फिर उसी कार्बन मोनोऑक्साइड के उसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें धुंधला गई हैं उन पॉपीज इन अक्टूबर की ब्यूटी को देख के। तो एट द एंड वो एक कंक्लूजन करती है, या वो एक सरप्राइज पोजीशन में है, वो कहती है ओ माय गॉड व्हाट आई एम। अब वो कहती है कि मैं क्या हूँ, या तो मैं फ्रीडम, फुल ऑफ फ्रीडम हूँ लाइक पॉपीज इन अक्टूबर, या मैं खूबसूरत हूँ पॉपीज इन अक्टूबर, या मैं फुल ऑफ फ्रीडम हूँ लाइक पॉपीज इन अक्टूबर। व्हाट आई एम दैट दीज लेट माउथ शुड क्राई ओपन, कि अब मैं क्या हूँ और ये मेरे जो लेट माउथ हैं शुड क्राई ओपन। वो शुड क्राई ओपन यानी कि ये जो लेट माउथ है, थिंकिंग अपॉन द लेट, यहाँ पे माउथ्स लिखा बेटा, ये लेट मंथ्स हैं, दैट इज नॉट द माउथ्स, यहाँ पे मंथ्स को भी कहा जा सकता है। वो कहती है कि ये जो लेट माउथ्स हैं ये क्राई ओपन, यानी कि ये जो बहुत देर से मुझे एक सोच आई है, इसने मुझे जो है मतलब मेरा जो आई एम इन अ सरप्राइज एंड एस्टोनिशिंग पोजीशन, कि आई एम थिंकिंग कि व्हाट आई एम इन अ ग्रेट सरप्राइज कि what I am and what are they thinking about me in this late month of the year, कि ये जो पॉपीज हैं वो मुझे देख के क्या सोचते हैं इन द लेट मंथ ऑफ द ईयर, इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, और इन दिस क्वाइटनेस ऑफ द फ्रॉस्ट, और ये फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट में इन अ डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड ब्राइटनेस ऑफ द मॉर्निंग, या कॉर्नफ्लोर्स के डॉन में ये जब फॉरेस्ट आ जाएगी, फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट आ जाएगा। तो ये अब मैं सोचती हूँ कि जब फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट आ जाएगा और डॉन ऑफ कॉर्नफ्लावर्स आ जाएगा, यानी कि कॉर्नफ्लावर्स यहाँ पे वो मैनलीनेस की बात करती है, कि जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है वो जो है इस उस पर डोमिनेट कर जाएगी, और इन पॉपीज इन अक्टूबर पे फ्रॉस्ट आ जाएगी, जब ये मुरझा जाएंगे और उसके बाद डॉन ऑन कॉर्नफ्लावर्स आएगा, तो फिर मैं क्या रहूंगी। तो बेसिकली वो अपने आप को किसके साथ, पॉपीज इन अक्टूबर के साथ कंपेयर करती है, और डॉन और कॉर्नफ्लावर्स जो है उसको वो कंपेयर करती है मैनलीनेस के साथ। अच्छा, यहाँ भी देखिएगा, अब हम देखते हैं इस सेक्शन के अंदर कि वो क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले पॉपीज इन अक्टूबर को देखते हैं कि थोड़ी सी इसकी क्रिटिकल अप्रोचेस जो है उसको देख लेते हैं कि वो इसके अंदर क्या कहती है। ये पैराफ्रेजिंग बेटा आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे वो poetess the poetess wonder why the mouths of these late poppy flowers has cried open
for her on the snow covered ground in the seasons of onslaught. इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा. अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, पॉपीज बेसिकली सिंबल है ऑफ रिमेम्बरेंस डे का. द सेटिंग कैन बी इंटरप्रेटेड इन मैनी वेज, इग्नाइटिंग इट कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन. थीम्स ऑफ सिल्विया प्लाथ पोएम है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट कलर जो है वो रेड है. पॉपीज जो है बेटा ये सब जो है रेड है, और उसके जो हेयर है वो भी रेड है. सो इज द हार्ट भी, वो भी रेड होता है. और पॉपीज भी रेड इन कलर है. दे आर माइट हैव रिप्रेजेंट द एंगर इन द पोएम. ठीक है, ये जो रेड कलर है पोएम, ये जो है एक्चुअली रेड कलर जो है, रेड एंगर जो है वो पोएम में शो कर रहा है. एंड इफ इट इज इन एनी देन देयर इज द एम्बुलेंस एक्सेट्रा. मतलब ये सारा इस इधर जो कलर है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कलर है, वो भी रेड है. हर हेयर इज रेड, लव एसोसिएटेड विद रेड, एंड सो इज द हार्ट. ये सब चीजें वो रेड जो है उसको, रेड टोन को जो है वो शो करती है इसके अंदर. ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. दूसरी चीज यहाँ पे देखें, एक्चुअली इन द लास्ट ये जो हमारा हुआ ना कि वो कहती है कि मतलब एट द एंड वो कहती है when she speaks of God and crying in nature, we can say that his creation and she is crying out of his creation. वो अल्लाह ताला की कुदरत पे भी बहुत ज़्यादा एक मतलब वो बहुत ज़्यादा एस्टाउंडिंग पोजीशन में है. और वो कहती है, वो कहती है इतनी सारी मतलब खूबसूरती के अंदर, व्हाट अबाउट शी, मतलब वो क्या है, वो खुद क्या है. एक्चुअली शी इज एक्सप्लोरिंग हर ओन इनर सेल्फ बाय कंपेयरिंग हर सेल्फ. पॉपीज इन अक्टूबर के एक दिन जो है कॉर्नफ्लोर्स का डॉन आ जाएगा, तो ये तो सब फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट होगा. ये पॉपीज इन अक्टूबर जो है यानी कि इन पे डॉन फ्रॉस्ट हो जाएगी, और डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मेरी हैसियत क्या रह जाएगी. तो यहाँ पे वो ये सारी चीजें जो है वो बयान करती है. बाकी इसके अंदर एक जो पोल्यूशन की बात आई थी, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तो पोल्यूशन, ऑब्वियस पोल्यूशन क्रिएटेड बाय द ओवर यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, ये जो ओवर यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स है उसकी भी बात करती है. और उसके साथ साथ इमोशन सच एज डिस्ट्रेस एंड सैडनेस, वो तो आपको पता ही है, वो इम्पोर्टेंट है टू सिल्विया प्लाथ पोइट्री. और मोस्ट ऑफ द पोएम बेस्ड ऑन दीज टू easy to relate emotions and loosely on pleasure. हमेशा वो जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करती है प्लेजर का और इमोशंस का. यहाँ पे हम चलते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे. Plath had very rare moment of direct contact and communication with nature. This happened usually in her brighter mood. Even here, her expression is not without any involvement of her inner suffering with her own split personality. The factual meaning of poppies present themselves through her rapturous mood. In other words, poppies become a living metaphor of her mood. अब यहाँ पे वो जो उसका मूड है, उसका रैप्चरस मूड है, उसके बारे में एक लिविंग मेटाफर है. The poem Poppies in October is an instance of her reaction to nature. She comes in a field of poppies. She is charmed by bright red color of the flowers. ठीक है, poppies in October जो है वो एक उसका रिएक्शन है टूवर्ड्स द नेचर. और वो एक फील्ड ऑफ पॉपीज में आती है जहाँ पे वो रेड कलर से बहुत ज्यादा चार्म होती है ऑफ द फ्लावर्स. रेड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डेथ एंड डिप्रेशन, बट रेड इन फ्लावर्स किंडल्स आर फीलिंग्स ऑफ जॉय. लेकिन रेड जो है फ्लावर्स के अंदर वो हमारी फीलिंग्स ऑफ जॉय को भी किंडल करता है. She is enthralled as was Wordsworth by sight of a host of golden daffodils. और वो उसी तरीके से बहुत ज्यादा एम्यूज होती है, एंथ्रॉल्ड होती है, जैसे वर्ड्सवर्थ जो है वो जब एक होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स को देखता है. आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी डैफोडिल्स, जो बड़ी मशहूर है और बहुत ज्यादा मतलब बच्चों की बुक्स में भी, इवन 9th-10th की बुक में भी है ये डैफोडिल्स. बट द कंपैरिजन एंड, और आप लोगों के मास्टर्स की अक्सर बुक्स हैं सिलेबस उसके अंदर भी है, बट द कंपैरिजन एंड जस्ट हियर, for she was something quite different from Wordsworth in her perception. अच्छा, वर्ड्सवर्थ एक्चुअली वो ना पोएट ऑफ नेचर था. वो नेचर में इस हद तक डूब जाता था कि वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, उसकी ब्यूटी के ऊपर बात करता था.
और वो उसके बाद जो है वो इतना ज्यादा तदब्बुर और तफक्कुर करता था कि उसको खुदा की वहदानियत याद आ जाती थी, उसको अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की कुदरत के ऊपर वो बहुत ज्यादा बात करता था। और वो हमेशा उसकी जो पोइट्री होती थी दैट लीड्स टूवर्ड्स द गॉड ना, कि अल्लाह और उसकी क्रिएशन की वो बात करता था कि अल्लाह ताला ने कायनात कितनी खूबसूरत बनाई है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सिल्विया प्लाथ जो है वो जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट लेगी ना उसके अंदर हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों चीजें मर्ज होती हैं। इमोशंस जो हैं वो दोनों तरह के उसमें मर्ज होंगे। वो एक तरफ खुशी की बात करेगी, एक तरफ गम की बात करेगी, एक तरफ वो फेमिनिज्म की बात करेगी, औरत की बात करेगी, फिर उसको कंपेयर करेगी वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के साथ। तो यहाँ पे उसका जो परसेप्शन है वो वर्ड्सवर्थ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। शी ब्रेक्स आउट इनटू एन ecstatic exclamation, even the sun cloud this morning cannot manage such skirt। वो कहता है ये जो कहती है ये जो सन क्लाउड जो है ना वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे इन स्कर्ट्स को, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये स्कर्ट्स इतनी खूबसूरत हैं, ये रेड स्कर्ट्स इतनी खूबसूरत हैं, ये पॉपीज इन अक्टूबर इस हद तक खूबसूरत हैं कि जो सन क्लाउड्स हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। एक्चुअली शी इज ये जो सन क्लाउड है ये सिंबलाइज कर रहे हैं उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को जो कि फीमेल्स की जो खूबसूरती है या उनकी फ्रीडम जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। फॉर अ मोमेंट हर मूड ब्राइटन अप, और एक मोमेंट के लिए उसका जो मूड है वो ब्राइटन अप हो जाता है। टू हर फ्लावर्स आर अ गिफ्ट, अ लव गिफ्ट, और उसके लिए जो फ्लावर्स है वो जो फ्रीडम है उन फ्लावर्स की, वो जो फील्ड्स के अंदर लहलहाते फिर रहे हैं, वो कहती है ये तो एक गिफ्ट है, लव गिफ्ट है, अटरली अनआस्क्ड फॉर, जो कि अनआस्क्ड है, जिससे कोई भी नहीं पूछता कि भाई तुम क्यों लहलहा रहे हो, जबकि औरत से हर कोई पूछता है कि भाई तुम हंस क्यों रही हो, तो तुम रो क्यों रही हो। शी फील्स दैट शी हार्डली डिजर्व्स द गिफ्ट, और वो फील करती है कि शायद वो ये गिफ्ट डिजर्व करती है। ओ माई गॉड व्हाट आई एम, एंड दैट दीज लेट माउथ शुड क्राई ओपन। और वो जो है एट द एंड क्या कहती है, ओ माई गॉड व्हाट एम आई, वो कहती है कि भाई मैं क्या हूँ, कि ये लेट माउथ जो है शुड क्राई ओपन, कि ये लेट माउथ जो हैं वो अब ओपन है इन द फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉड इन द डॉन ऑफ कॉर्नफ्लावर। और but notwithstanding its apparent simplicity, the poem is so simple. It is combination of conflicting feeling of joy and pain, like the women in ambulance whose red heart bloomed through her coat so astoundingly। ठीक है, और वो फिर जो है उस वीमेन की भी बात करती है जो कि एम्बुलेंस में होती है, whose red heart blooms, उसका भी रेड हार्ट ब्लूम हो जाता थ्रू हर कोट, अपनी पेन में जब वो उन रेड फ्लावर्स को देखती है। The bright life reflected in the flowers is threatened by the unkind sky। अब वो सबसे पहले उस ब्राइटनेस की बात करती है जो कि रेड फ्लावर्स की होती है, वो फ्लावर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, वो थ्रेटन होती है बाय द अनकाइंड स्काई डार्टिंग इट्स डेथली रेज अपॉन देम, जो कि अपनी डेथली रेज जो है उन फ्लावर्स के ऊपर डाल रहे होते हैं ताकि वो मुरझा जाएं, फिर उनके ऊपर फ्रॉस्ट आ जाए और उसके बाद इसके कॉर्न फ्लावर्स जो हैं वो निकल आए इन खेतों में, इनका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। और उसके बाद तो वो कहती है कि व्हाट एम आई, तो वो कहती है utterly unmasked for by sky palely and flamely igniting its carbon monoxide। तो वो कहती है ये तो फ्लावर्स जो एक्सपोज हो गए हैं उस स्काई के सामने जो कि पेलिली है, जो कि बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है, फ्लेमली है, बहुत ज्यादा डेथली है, इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अपनी रेज उनके ऊपर डाल रहा है। The attitude of people passing by it is also sadly indifferent। ठीक है, अब जो उनके पास से गुजरते हैं उन पॉपीज इन फ्लावर, खेतों के करीब से गुजरते हैं, खेतों के किनारों से गुजरते हैं, आप देखते होंगे रोड्स के किनारों से हमारी रोड्स बनी होती है, हम खेत को देख रहे होते हैं, तो हर इंसान डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता है। आईज डल टू अ हाल अंडर बाउलर्स, कि आंखें जो हैं वो डल हो जाती हैं अंडर बाउलर्स। इवन द अपेरेंट हैप्पी मूड द पोएटेस इज विजिटेड बाय द डेथ विश, यहाँ तक कि उसका हैप्पी मूड भी एक डेथ विश के थ्रू विजिट होता है। And she speaks of the women in the ambulance whose red heart blooms through her coat. It shows clearly how free her mind was in wandering about from image to image। अब यहाँ से अंदाजा कर लें कि उसका इमेज टू इमेज उसका माइंड कैसे वॉन्डर करता है। आप सिल्विया प्लाथ की भी पोइट्री देखेंगे ना, दैट इज अ रियली कंफ्यूजिंग पोइट्री। ठीक है, इसमें आपने परेशान नहीं होना है। एक्चुअली ये सिल्विया प्लाथ की पोइट्री के अंदर आपको नजर आएगा कि एक लाइन में वो कुछ और कॉन्सेप्ट देगी और सेकंड लाइन में वो कुछ और कॉन्सेप्ट देती है।
ठीक है। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंटिंग हर कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड, कि हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ी हुई है, वो कुछ ऐसी चीजों में पड़ी हुई है, या शी इज इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। दैट्स व्हाई एट द सेम पॉइंट जब वो खुशी की बात करती है फौरन से वो गम की तरफ आ जाती है। और ये कंफ्यूजिंग माइंड नॉर्मली हमारे ऊपर उस वक्त होता है जब हम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर होते हैं, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम महल में भी रह के जो है इस हद तक कंफ्यूज पोजीशन में क्यों है। तो दैट्स व्हाई सिल्विया प्लाथ की पोइट्री को बेटा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट दैट इज नॉट सो टफ कि आपको बिल्कुल समझ ना आए। जस्ट कीप इन व्यू, कीप इन माइंड कि उसकी एक लाइन जो है वो कुछ और बोलेगी तो दूसरी लाइन उसकी कुछ और बोलेगी। इस वजह से आप देखें एकदम से वो चेंज कर लेती है मूड को। तो चेंजिंग मूड्स आपको इसकी पोइट्री के अंदर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, अब देखें पहले वो पॉपीज इन अक्टूबर की बात करती है, उसकी खूबसूरती की, यस, शैटर्ड स्टेट ऑफ माइंड की बात करती है। तो एक तरफ वो देखें उसने पहले कहा कि जी वो पॉपीज इन अक्टूबर है, स्कर्ट्स हैं, अब वो कहते हैं इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट। Again she is comparing, there is the comparison of changing moods and shattered state of mind। और फिर वो in a dawn of cornflowers की बात करती है। We can say that the beauty of her was always accompanied by death close at heels। उसकी ब्यूटी जो थी ना, वी कैन से ब्यूटी ऑफ हर वाज ऑलवेज, उसकी जो पोएम की ब्यूटी थी या उसके वर्ड्स की जो ब्यूटी थी वो हमेशा एक कंपनी होती थी बाय द डेथ क्लोज। यानी कि अगर वो पॉपीज इन अक्टूबर की बात करती है तो उसकी साथ साथ वो डेथ विश की भी बात करती है, उसकी फ्रॉस्ट की भी बात करती है। द ब्यूटी ऑफ पॉपीज इन द पोएम देयरफॉर इज सपोज्ड टू बी थ्रेटन्ड बाय द फेटल रेज ऑफ द सन। और पॉपीज जो है पोएम के अंदर वो थ्रेटन्ड है बाय द फेटल रेज ऑफ द सन, यानी कि उनको थ्रेट है कि ये फेटल रेज ऑफ सन शायद उनको जीने नहीं देंगी, igniting its carbon monoxide। Then I, in her poem, invites the reader to witness and to identify with her as she undergoes extreme experience। फिर ये जो आई है उसकी पोएम्स के अंदर वो इनवाइट करता है रीडर को कि वो विटनेस करें और आइडेंटिफाई करें विद हर दैट एज ही अंडरगो एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस का शिकार है। इट हेल्प्स हिम टेकिंग हर पोजीशन एंड फील व्हाट शी फील, बट हर अप्रोच इज सो कॉम्प्लेक्स दैट अ कॉमन रीडर कैन हार्डली शेयर हर एक्सपीरियंसेस। उसकी अप्रोच इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आम रीडर जो है नॉर्मली सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को सिल्विया प्लाथ ही लग रहा होता है। और जब पढ़ लेते हैं तो फिर एंड में कहते हैं मैम हम छोड़ दें सिल्विया प्लाथ। तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, सिल्विया प्लाथ नहीं छोड़ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ योर अमेरिकन लिटरेचर। तो इसको बेटा छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इन हर वर्क द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रीडर हिमसेल्फ टू प्लाथ इज एज एसेंशियल कंडीशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉय। तो उसके वर्क में ये जो आइडेंटिफिकेशन है रीडर की हिमसेल्फ टू प्लाथ, वो एक एसेंशियल कंडीशन है। जब तक रीडर जो है सिल्विया प्लाथ की कंडीशन को, उसकी मेंटल स्टेट को नहीं समझेगा, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं समझेगा, आप उसकी पोइट्री को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो दिस मेक्स हर पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पोइट्स। इस वजह से उसकी ये जो पोइट्री है ये डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर पोइट्स। आज आप लोगों ने बेटा इसकी जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। The sun, the use of sun, clouds and expound, compound words। compound words क्या होते हैं? दो words को जब combine करते हैं इसको हम compound words कहते हैं। sun और फिर उसके साथ clouds, ठीक है, ये compound words है, ठीक है। इसको कहते हैं figurative language। आप सारों ने ना इस दफा, बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने figurative language यूज की हुई थी जब मैंने आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया था। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेटा आप लोगों ने लाइंस को, गिवन लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपका 3 to 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 to 6 लाइन। उसके बाद जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है ना बेटा वो होती है 5 नंबर की। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपका टोटल 8.3 मार्क्स का होता है एक, तो उसमें 1 नंबर आपका रेफरेंस का होता है, 2 नंबर आपके कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, बाकी 5.3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के होते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने गिवन लाइंस को थोड़ा सा पैराफ्रेज करने के बाद उसके अंदर जो थीम्स और फिगरेटिव लैंग्वेज होती है ना आपने वो बतानी होती है। जैसे अब ये सन क्लाउड्स है ना, ये इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर मेटाफर है, पैराडॉक्स है, विट है, आयरनी है, सटायर है, पोएट का मूड कैसा है,
ड्रामेटिस्ट क्या बताना चाह रहा है, राइटर जो है किस सोसाइटी के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैराफ्रेज करके और जो है 3-4 लाइनें लिख के और एक्सप्लेनेशन चलेंगी हो गई। बेटा इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कहता है, ठीक है। आप उसके अंदर से सबसे पहले फिगरेटिव लैंग्वेज और थीम, थीम क्या होती है, यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं। लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के अंदर क्या था, हिपोक्रेसी थी, ठीक है। लोग जो हैं अपने आप को जो है एक्सपोज कर रहे थे और जो है शोइनेस बहुत ज़्यादा थी, एक्स्ट्रावेगेंस थी, लस्ट फॉर मनी था, और ये सारी चीज़ें, डैंडी और ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। वो चीज़ें आप लोगों ने बताई नहीं हुई थी एक्सप्लेनेशन में, खाली जो है ना एक्सप्लेनेशन में जो है पैराफ्रेजिंग नहीं आती। अब यहाँ देखें ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं इसको कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। और जो थीम्स होती हैं, थीम्स मैंने आपको बता दिया है, लाई है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल आइडियाज जो कल भी थे आज भी हैं। तो ये सारी, मनी जो है, लस्ट फॉर मनी, दैट इज अ यूनिवर्सल आइडिया, इसको भी थीम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर उसके अंदर जो है एक और चीज दिखाई गई थी कि हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, ठीक है। इवन वो जो कैरेक्टर था हमारा, क्या नाम है, जैक, जैक के जो सॉरी लेडी ब्रैकनल, मिस्टर लेडी ब्रैकनल के जो हस्बैंड थे, ठीक है, वो जो थे एक्चुअली वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, इस वजह से वो कमरे में बंद थे, ठीक है। वो अपनी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इसलिए वो हर वक्त कमरे में, वो बंदा जो है वो बंद ही रहता था। उसकी बेटी भाग जाती है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट इज द थिंग कि हर इंसान वहाँ पे दिखाया गया कि उनके जहाँ पे ट्राइवियल इन सेंस ऑफ सीरियसनेस, और सीरियसनेस एंड सेंस ऑफ ट्राइवियल दिखाया गया था, उसके अंदर ह्यूमर दिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों ने कम बताई हुई थी, सिर्फ एक्सप्लेन करके चले कि ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी। तो इसको सेम एज द केस जब आप पोएम की क्रिटिकल, मिस्टर बैनट, यस मिस्टर बैनट की बात कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, जब भी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, अब आपकी पोएम्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ गई, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, जो कि 8.3 मार्क्स का था। ये जो पोएम्स की आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगी बेटा, ये 25 मार्क्स की आनी है। 25 मार्क्स के अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है। व्हाइट एंड सरे में हमने देखा था कि 2 क्रिटिकल एप्रिसिएशन आई थी 12.5 मार्क्स की, तो इस वजह से हमने वो छोटी छोटी पोएम्स थी और उनकी छोटी छोटी क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी। अमेरिकन लिटरेचर में आपकी 25 मार्क्स की एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आनी है, या फिर 2 कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाने 2 पोएम्स के, या फिर 2 पोएट्स के कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको 25 मार्क्स का लिखना होगा। अब आपने स्टेंजा बाय स्टेंजा उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है, उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज को बताना है, उसकी थीम्स को बताना है, उसके आइडियाज को बताना है, उसके मूड्स को बताना है, पोइट के मूड्स को आप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सन क्लाउड है, दैट इज अ कंपाउंड वर्ड, दैट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं ना, इसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। तो वो किसी ने भी नहीं लिखी हुई थी, हार्डली 2-3 स्टूडेंट्स ने लिखी हुई थी, इसके अलावा किसी ने भी नहीं बताया हुआ था कि इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। कुछ न्यू कमर्स थे शायद, इसलिए उनको अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने भी फिगरेटिव लैंग्वेज मिस की हुई थी। और फिर यहाँ पे देखें, द मेटाफर ऑफ स्कर्ट विद इट्स सेक्सुअल और फेमिनिन implication. The women in the ambulance suggest an image of a pregnant woman going to some hospital for her delivery. The blooming of red heart is an indication of happiness at the expected birth of her child. ठीक है, उसका जो ब्लूमिंग रेड हार्ट था वो इंडिकेशन था हैप्पीनेस जो कि एक्सपेक्टेड थी एट एक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ हर चाइल्ड. The words red and blooming are used as symbols of pain and pleasure. The word astounding shows that poetess is amazed at the mixed feeling of joy and pain in a woman at the birth of her child. The word love gift suggests her thirsty nature for love, utterly unmasked for by a sky suggests her feminine nature. Igniting is twofold in meanings. We may understand it in sense of starting of a car or other vehicle. It may also imply the situation of coming into sexual mood. The dullness of eyes becomes significant in the context of family and igniting. The use of images and expression through contrast and comparison. ठीक है, images हमने इसके अंदर सारे देखने हैं. images कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं. फिर है metaphysical power of observation. metaphysical कहते हैं beyond
मेटा कहते हैं बियॉन्ड और फिजिकल कहते हैं बॉडी, यानी कि बियॉन्ड बॉडी आपके जो मेटाफिजिकल इमेजेस है, जैसे वो सन क्लाउड्स की बात करती है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करती है, तो ये मेटाफिजिकल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और विजन और एंगल ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स इन दैट लेट माउस शुड क्राई ओपन, और वो विजन और एंगल ऑफ लुकिंग एट थिंग्स जो कि लेट माउस शुड क्राई ओपन जो है उसमें वो शो करती है। What am I gives all this a feminine touch. She feels herself exposed to stranger or onlooker. वो अपने आप को बड़ा exposed feel करती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा insecure feel करती है। ख़वातीन के अंदर बेटा एक चीज़ बहुत common है, वो है उनकी insecurity. हम mostly अपने आप को insecure feel करते हैं. There is some हिडन फियर इन अस, ठीक है, हम लोगों के अंदर एक हिडन फियर होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए, मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, होता है ऐसे। तो ये बेटा वो एक्सपोज फीलिंग्स हैं जो हम लोगों को और भी ज़्यादा बीमार कर देते हैं। आप देखें ख़वातीन ज़्यादा बीमार रहती हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, उनको जो है उनकी जो मसले मसाइल इस तरह के वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। खैर मैं ये ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं डिस्कस करती हूँ इसको भी। द फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट एंड डाउन ऑफ कॉर्नफ्लोर कैरी इन देम the suggestiveness of inner emotions and desire. अब ये जो फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, एक तरफ वो फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट की बात कर रही है, उसके बाद वो जक्स्टापोज करती है एक कॉन्सेप्ट को, वो है डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर्स। एक तरफ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट की बात कर रही है कि भाई फ्रॉस्ट हो जाती है, बर्फ जम जाती है, लाइफ खत्म, डेथ एंड फ्रॉस्ट होते हैं, और दूसरी तरफ वो डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर्स की बात करती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक तरफ तो वो carry in them the suggestiveness of inner emotions and desires की बात करती है। Apparently these images are in fact very deep and multi-dimensional। कि चलें जी फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट होगा तो उसके बाद डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर भी होगा, दोबारा से सूरज, मतलब नाउ देयर इज द रे ऑफ होप इन इट। ठीक है, एक तरफ अब इन लाइंस के अंदर देखें जो वो दो कॉन्सेप्ट जक्स्टापोज करिए, एक तरफ अगर फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट आता है, अच्छा इसमें देखें बेटा फर्स्ट साउंड जो है ना वो रिपीट हो रही है, इसके अंदर भी फर्स्ट साउंड है, फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट और कॉर्नफ्लोर ऑफ कॉर्नफ्लोर, इसमें एफ साउंड देखें कितनी दफा फर्स्ट साउंड रिपीट हुई है, इसको कहते हैं इलिटरेशन। इलिटरेशन ILLITERATION, इलिटरेशन। फर्स्ट साउंड रिपीट होने का मतलब है वो फर्स्ट साउंड के ऊपर स्ट्रेस दे रही है। जब भी कोई पोइट जो है वो किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्ट्रेस देना चाहता है तो वो कोई एक साउंड होता है उसको स्ट्रेस देना शुरू कर देता है ताकि उस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया जा सके। अब यहाँ पे एक फॉरेस्ट की बात करती है और फ्रॉस्ट की बात करती है और फिर डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर की बात करती है, अगेन फर्स्ट साउंड जो है रिपीट हो रहा है, इलिटरेशन, यस। तो फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट जो है वो इस कॉन्सेप्ट को डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर के साथ, यानी कि अगर डेथ है तो उसके बाद होप भी वो बताती है, अगर वो कहती है सब कुछ खत्म होता है तो उसके बाद वो एक होप की भी बात करती है कि अगर ये, दैट इज एलिटरेशन, यस बेटा, इलिटरेशन नहीं होता, इलिटरेट तो जाहिल इंसान को